मॉर्निंग आर के विज्ञान पीजी कॉलेज कालवाड़ में ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र कुमार पालोटिया आपको बीए पार्ट थर्ड ईयर का जो हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसके बारे में विस्तृत चर्चा हम करेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम जो रूसों की सामान्य इच्छा और रूसों का सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके थे। तो उसमें जो लोक है और हॉब्स है, उसके बाद में रूसो था, लेकिन हम रूसो को पहले इसका अध्ययन किया। आज हम हॉब्स के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हॉब्स का जो जीवन परिचय के बारे में देखें। हॉब्स, थॉमस हॉब्स, जन्म 1588 में, मृत्यु 1679 में, 1679 में। तो हम कह सकते हैं कि थॉमस हॉब्स का जन्म इंग्लैंड के मेलसबरी नामक स्थान में 1588 में हुआ और ये संपन्न परिवार से थे। संपन्न परिवार के होने के बाद में निश्चित तौर पर उनका जो परिवेश था, उनका जो वातावरण था, बहुत ही अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन जब उनका जन्म हुआ इंग्लैंड में गृह युद्ध की स्थिति थी। स्पेन की जो आर्माडा है वो इंग्लैंड पर आक्रमण करता है, तो वहां पर गृह युद्ध होता है। तो कहने का अभिप्राय है इसमें गृह युद्ध छिड़ गया और वहां पर इंग्लैंड में भय का वातावरण पैदा हो गया। तो कुछ लोग ये कहते हैं और खुद थॉमस हॉब्स भी ये कहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ मेरी माता ने दो जुड़वा भाइयों को जन्म दिया, एक तो मैं खुद थॉमस हॉब्स और दूसरा भय। तो कहते हैं ये कहावत भी है, जैसे पिए पानी वैसे उसकी वाणी, जैसा वेश जैसा देश। उसी अनुरूप अपने हम ये कह सकते हैं कि थॉमस हॉब्स पर वहां की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, वहां की जो वातावरण था, उसका प्रभाव पड़ा। तो 1610 में 1610 से लेकर 1629 तक उन्होंने शिक्षा ले, अपनी खुद की शिक्षा के लिए शिक्षा में विदेशों में जाकर भ्रमण किया और कुछ हद तक अपना ज्ञान का प्रसार किया। उन्होंने अंकगणित, मनोविज्ञान, ज्यामिति, उनका विस्तृत अध्ययन किया। विस्तृत अध्ययन करने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि जो थॉमस हॉब्स एक निरंकुश राजतंत्र का समर्थक थे, निरंकुश राजतंत्र का समर्थक थे। कहने का अभिप्राय था कि जेम्स चार्ल्स प्रथम थे। चार्ल्स प्रथम की मृत्यु के बाद में, जब चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी है, उसकी मृत्यु हो गई, तो चार्ल्स द्वितीय को राजगद्दी पर बिठा नहीं पा पाए। चार्ल्स द्वितीय का वो शिक्षक बने, लेकिन जब चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा मिली तो उस समय थॉमस हॉब्स इंग्लैंड से फ्रांस चले गया और वहां पर जो चार्ल्स द्वितीय थे उनके शिक्षक बने और शिक्षक बनने के बाद उनको अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और अन्य विद्याओं का विद्याध्ययन करवाया। और उसके बाद में जब हम सभी को यह पता है, जब चार्ल्स प्रथम की मृत्यु हो जाने के बाद में निश्चित तौर पर उनके जो पुत्र थे चार्ल्स द्वितीय, जब वहां के चार्ल्स द्वितीय को जब वहां के शिक्षक बनाया, चार्ल्स द्वितीय का शिक्षक बनाया गया, तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर उनका वातावरण पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि उस समय भय का वातावरण था। खुद थॉमस हॉब्स ये कहते हैं कि इंग्लैंड में चारों तरफ भय था, भय का वातावरण था। और जब निश्चित तौर पर भय का वातावरण हुआ तो इंग्लैंड से फ्रांस चले गए और कुछ दिनों बाद में चार्ल्स द्वितीय को शिक्षा दी और शिक्षा देने के बाद में 1679 में
थॉमस हॉब्स की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में हम थॉमस हॉब्स पर किन लोगों का प्रभाव पड़ा वो देखिए। पहले बच्चों, थॉमस हॉब्स पर जो प्रभाव पड़ा, सबसे पहले गैलीलियो का प्रभाव। जो गैलीलियो का जो अणुओं के आधार पर उन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसी प्रकार थॉमस हॉब्स समाज सुधार में उन्होंने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। जब निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया करने के बाद में उन्होंने एक ऐसे समाज की स्थापना की जिससे कि वहां पर एक शांति व्यवस्था पनप सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दूसरा प्रभाव थॉमस हॉब्स पर ज्यामिति का प्रभाव पड़ा। जो भी घटनाएं घटित होती है उनको वैज्ञानिक भौतिकवाद के आधार पर परिवेश में वैज्ञानिक भौतिकवाद में उनको अपन ढाल सकते हैं। तो कहने का विषय जो वैज्ञानिक भौतिकवाद, यहाँ पे देखिए बच्चों, वैज्ञानिक भौतिकवाद, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर इसको अपन मिटाएंगे। तो वैज्ञानिक भौतिकवाद, वैज्ञानिकता का अभिप्राय क्या होगा? क्रमबद्धता। क्रमबद्धता, एक सुव्यवस्थित तरीके से कार्य को संचालित करना। और जो भौतिकवाद है, आधुनिक चमक दमक, जो पुरानी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनका परित्याग करना। तो प्रथम है वैज्ञानिक भौतिकवाद का उन पर प्रभाव पड़ा। और यह कहा जाता है कि जो उनकी अध्ययन पद्धति थी वो भी वैज्ञानिक भौतिकवाद के नाम से ही जानी जाती थी। उनके अध्ययन पद्धतियों में वैज्ञानिक भौतिकवाद की अध्ययन पद्धति आप देखिए बच्चों। इसके बाद में निगमनात्मक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति का भी उन पर प्रभाव पड़ा थॉमस हॉब्स पर। पहला देखो, वैज्ञानिक भौतिकवादी, देखिए वैज्ञानिक भौतिकवादी, दूसरा निगमनात्मक पद्धति। तो हम ये कह सकते हैं वैज्ञानिक क्रमबद्धता। दूसरा भौतिकवादी आधुनिक चमक दमक। उसके बाद में निगमनात्मक, आप पहले भी इसको अपन पढ़ा चुके हैं। निगमनात्मक एक जो पद्धति है जो सरल से कठोर की ओर होती है, ये सरल से कठोर की ओर होती है। एक आगमनात्मक होती है जो कठोर से सरल की ओर होती है। इन पद्धतियों का सहारा लेकर थॉमस हॉब्स ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। तो अपने चल रहा था पहले बच्चों, थॉमस हॉब्स पर किन किन का प्रभाव पड़ा? तो एक तो गैलीलियो का प्रभाव, जो अणुओं के माध्यम से उन्होंने समाज को समझने की कोशिश की। गैलीलियो पहला प्रभाव किनका पड़ा? देखे गैलीलियो। दूसरा प्रभाव वैज्ञानिक भौतिकवाद। तीसरा प्रभाव इंग्लैंड में जो घरेलू हुआ उनका, इंग्लैंड में घरेलू युद्ध। तो निश्चित तौर पर जब इंग्लैंड थॉमस हॉब्स का जन्म हुआ, उसमें भी खुद थॉमस हॉब्स ने कहा कि मेरी माता दो जुड़े भाइयों को जन्म देती है, एक मैं खुद और दूसरा वह। तो उन्होंने निश्चित तौर पर थॉमस हॉब्स पर इंग्लैंड की जो घरेलू नीति थी उसका प्रभाव पड़ा। और उसी का प्रभाव के नाते हम ये कह सकते हैं कि निरंकुश राजतंत्र का प्रबल समर्थक थे। कौन थे? थॉमस हॉब्स। कौन थे? थॉमस हॉब्स। तो इन चीजों के लिए अणुओं का प्रभाव पड़ा। उन्होंने
सामाजिक समाज को एक अनुभव के माध्यम से समाज का विकास की रूपरेखा तैयार की और समाज के बारे में उनका विस्तृत अध्ययन किया। वैज्ञानिक समाजवाद क्रमबद्धता के आधार पर और इंग्लैंड की घरेलू की स्थिति वहां पर जो स्थितियां कि उसका थॉमस हॉब्स पर प्रभाव पड़ा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों उनके थॉमस हॉब्स के जो ग्रंथ है वो देखिए। तो प्यारे बच्चों थॉमस हॉब्स का कार्यकाल 1588 से 1679 1679 उन पर निश्चित तौर पर इंग्लैंड में जो घरेलू हुआ उनका प्रभाव पड़ा। जब प्रभाव पड़ा तो निश्चित तौर पर वो एक उनका जन्म बहन के माध्यम से हुआ। खुद वो स्वयं ये कहते हैं कि मेरी माता 2 जुड़वा भाइयों को जन्म देती है, मुझे और भाई को। तो उसी चर्चा को उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की। उसी निरंकुश राजतंत्र में उन पर गैलीलियो का प्रभाव, ज्यामिति का प्रभाव और वैज्ञानिक भौतिकवादी जो विचारधारा उनका प्रभाव पड़ने के बाद में उनकी जो अध्ययन पद्धतियां थी, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियां, निगमनात्मक अध्ययन पद्धतियां जो क्रमबद्धता पर बल देती हैं, उनके जो विषय थे जो राजतंत्रात्मक थे 1610 से 1629 तक उन्होंने विदेशों में जाकर भ्रमण किया और उसी काल में उन्होंने अपनी महान पुस्तकें लिखी। पहली पुस्तक या पहली रचना निम्न प्रकार से है डी सीवे। पहली पुस्तक का नाम अपन दे सकते हैं डी सीवे। दूसरी पुस्तक लेवाइथन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। लेवाइथन सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक थी जो 1951 में इसका प्रतिपादन किया गया। उसमें यह कहा जाता है एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में धार्मिक नीति। इस प्रकार से ये सिर था। उसके बाद में देखिए मेरे बच्चों इनका जो पेट था, गर्भ था, वहां पर बहुत से आदमी थे, ये जनता थी, ये पेट थे। इस प्रकार से उनके एक हाथ में तलवार, ये तुला थी, धर्म से संबंधित था, धर्म दंड। ये देखिए धर्म दंड। दूसरे हाथ में तलवार थी। इस प्रकार से तो निश्चित तौर पर यह कहा जाता है कि उनका जो हाथ था, हाथ में जो तलवार थी, उस तलवार के बल पर उन्होंने निरंकुश राजतंत्र की स्थापना पर बल दिया। उसके बाद में उन्होंने धर्म दंड पर भी बल दिया। धर्म के आधार पर उन्होंने एक सिद्धांत उन्होंने दिया समानता। यह बात नोट करना, समानता पर बल दिया। तो निश्चित तौर पर उन्होंने धर्म दंड के आधार पर सबको समान माना और उसी के मद्देनजर रखते हुए और लेवाइथन शीश, वही ये शीश है। उन्होंने एक हाथ में धर्म दंड, दूसरे हाथ में तलवार और यहाँ पर जनता थी, आम जनता। तो यहाँ से जो सभासद था, यहाँ से निर्णय किया जाएगा और राजा की जो इच्छा होती है वही अंतिम निर्णय होता है। तो निश्चित तौर पर तलवार का आशय यही था और धर्म दंड का आशय था सबको समानता मिले, सबका भला हो, सबका उत्थान हो। तो निश्चित तौर पर 1951 में जो लेवाइथन नाम की जो पुस्तक लिखी थॉमस हॉब्स ने, उसमें एक मनुष्य का एक चित्रण किया और उसमें जो आप देख रहे हो वो इस प्रकार से किया। उसके बाद में उन्होंने अगली जो नेक्स्ट पुस्तक थी, अगला ग्रंथ था डी कार्पोरे पॉलिटिको, ये उनकी नेक्स्ट पुस्तक थी। उसके बाद में उसकी कार्ल मार्क्स नहीं थी, थॉमस हॉब्स की
कभी कभार आ जाता है, क्योंकि अपन कार्ल मार्क्स भी पढ़ाते जा रहे हैं, लॉक भी पढ़ाते जा रहे हैं, अरस्टू भी पढ़ा दिए, तो कहने का मतलब कभी कभार हो जाता है प्यारे बच्चों। थॉमस हॉब्स की जो नेक्स्ट पुस्तक थी डी ह्यूमाइन, ये भी उनकी एक महान कृतियों में से समझी जाती है। उनके बाद में कानून के तत्व जो धर्मदंड से संबंधित था, और अंतिम जो पुस्तक थी इंग्लैंड में जो गृह युद्ध था, फ्रांस में जो स्थिति थी, स्पेन के द्वारा इंग्लैंड में जो युद्ध की स्थिति हुई, वहां पर भय का वातावरण हुआ और वहां पर गृह युद्ध पर एक वार्ता भी हुई। उस वार्ता का चित्रण थॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तकों में उतार दिया गया। तो निश्चित तौर पर उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें, इन पर आप गहनता से अध्ययन करें। कभी कभार आपके एग्जाम में आता है प्यारे बच्चों, तो इसमें ये पूछा जाता है लेवाइथन क्या है, ये कंपनी 1951 में ये सबसे प्रसिद्ध कृति है, या ये पूछ सकता है थॉमस हॉब्स की 2 पुस्तकों के नाम बताइए, डी सीवे या डी कॉर्पोरे। तो क्या कभी आपके बीए पार्ट 3rd ईयर में भी आ सकते हैं और कंपटीशनों में भी आ जाते हैं। निश्चित तौर पर कानून के तहत डी सीवे, लेवाइथन इनकी बहुत महत्वपूर्ण कृति है। अब इन्होंने जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उनके बारे में उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया। इससे पहले अपन रूसो के बारे में, रूसो की जो सामान्य इच्छा और हॉब्स, लॉक और रूसो, इन्होंने एक सामाजिक समझौता सिद्धांत का चित्रण किया। ये बहुत ही अच्छा सिद्धांत है। तो इसमें जो हॉब्स का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो देखिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आगे अपन चलना था सामाजिक समझौता सिद्धांत। उस सामाजिक समझौता सिद्धांत में थॉमस हॉब्स ने अपने विचारों का प्रतिपादन किया, और निश्चित तौर पर थॉमस हॉब्स निरंकुश राजतंत्र का समर्थक तो थे ही थे। तो निश्चित तौर पर उन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत में उन्होंने मानव स्वभाव, जो मानव स्वभाव था, मनुष्य का स्वभाव कैसा था, उनके सिद्धांत में यह प्रतिपादित किया कि मनुष्य का स्वभाव झगड़ा। निश्चित तौर पर जब वो जन्म लिए तो उनका जन्म लिए तो गृह युद्ध की स्थिति थी, उनको वातावरण ऐसा था। तो निश्चित तौर पर वो कहेंगे कि वातावरण के अनुसार उन्होंने मनुष्य और अपने सिद्धांतों का व्याख्यान किया। तो मनुष्य के लिए कहा, मनुष्य का स्वभाव कैसा था, झगड़ालू था, स्वार्थी था और पाशविक था। पाशविक का मतलब अस्तुल्य, पाशविक का मतलब अस्तुल्य, ये कह सकते हैं। थॉमस हॉब्स आकर्षण और विकर्षण पर विशेष बल देते थे। किसी चीज की और आकर्षित हो जाते तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति की इच्छाएं हो जाती है, और जब इच्छा होगी तो आकर्षित होंगे। अब इच्छा होगी तो निश्चित तौर पर वो मनुष्य की इच्छा होगी, और इच्छा नहीं होगी तो उनकी ओर मुंह फेर लेगा, अर्थात वो विकर्षित हो जाएगा, विकर्षण हो जाएगा। और थॉमस हॉब्स उस वस्तु को गणना की दृष्टि से देखता है। लेकिन कार्ल मार्क्स आ जाता है बच्चों। थॉमस हॉब्स समान योग्यता के सिद्धांत पर बल देता है। जब समान योग्यता पर बल देता है तो निश्चित तौर पर संघर्ष का जन्म होगा, संघर्ष की स्थिति होगी, क्योंकि व्यक्तियों में समान योग्यता है तो व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार आकर्षण और विकर्षण की स्थिति होगी, जो निश्चित तौर पर प्रतिद्वंद्विता होगी, संघर्ष मौजूद होगा। और उन्होंने ये कहा, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली कहावत यहाँ पर सिद्ध होती है। इसी प्रकार उन्होंने कहा मत्स्य न्याय का अभिप्राय यही है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। तो यहाँ पर
प्रतिद्वंद्विता होगी, संघर्ष की स्थिति मौजूद होगी। तो जो प्रतिद्वंद्विता होगी तो निश्चित तौर पर संघर्ष तीन स्थितियों में क्रियान्वित होगा, संघर्ष तीन स्थितियों में लागू होता है। एक प्रतिद्वंद, दूसरा भय और तीसरा कीर्ति के लिए या वैभव के लिए, अपना यश चारों तरफ फैलाने के लिए। भय, अगर व्यक्ति आशंकित है तो निश्चित तौर पर मरता क्या नहीं करता। उसके बाद में प्रतिद्वंदी आकर्षण और विकर्षण होगा तो निश्चित तौर पर संघर्ष की स्थिति होगी। तो थॉमस होब्स ने जिसकी लाठी उसी की बहस के सिद्धांत के आधार पर मनुष्य को झगड़ालू, स्वार्थी और पाषाण बताया। उन्होंने ये कहा कि मत्स्य न्याय, बड़ी वाली मछली हमेशा छोटी वाली मछली को निकल जाती है। इस सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया। उसके बाद में थॉमस होब्स ने मनुष्य का जो चित्रण किया, वो दूसरा जो पॉइंट था वो देखिए प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्राकृतिक अवस्था, तो उन्होंने थॉमस होब्स ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। निश्चित तौर पर प्राकृतिक अवस्था जब मनुष्य झगड़ालू था, स्वार्थी है, पाषाण है, आकर्षण और विकर्षण होता है, ईर्ष्या द्वेष की भावना है, संघर्ष की स्थिति है, वैभव चाहता है। और उसके साथ साथ लोगों में भय व्याप्त है। तो निश्चित तौर पर थॉमस होब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी है, तो थॉमस होब्स ने कहा कि जब प्राकृतिक अवस्था निरंतर युद्ध की अवस्था थी, उसमें किसी प्रकार का कोई औचित्य नहीं था, ऐसा युद्ध की अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था क्या थी? निरंतर युद्ध की अवस्था, ऐसे आनी। तो इसमें प्राकृतिक अवस्था में अपन ये कह सकते हैं जो मानव स्वभाव था उसी के मद्देनजर इसको अपन ये कह सकते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस या मत्स्य न्याय के नाम से भी अपन संबोधित कर सकते हैं। थॉमस होब्स ने इसको इस प्रकार से परिभाषित किया कि इस अवस्था में मनुष्य का जीवन एकांकिता, निर्धनता, कुत्सिकता, पशु तुल्यता और छोटा था। एकांक इसलिए क्योंकि इस दिशा में कोई किसी पर अभिभाव, मित्र, रक्षक नहीं था। सभी एक दूसरे के शत्रु थे। वाणिज्य, व्यवसाय आदि का विकास नहीं होने से इस जीवन में निर्धनता थी। कुत्सिक इसलिए था कि उसमें युद्ध, मारकाट, हिंसा आदि का बोलबाला था। तो प्राकृतिक अवस्था सबकी विरुद्ध संघर्ष की स्थिति थी। तो निश्चित तौर पर प्राकृतिक अवस्था युद्ध वाली अवस्था थी, निश्चित तौर पर संघर्ष की अवस्था थी। तो अपन ये कह सकते हैं थॉमस होब्स ने प्राकृतिक अवस्था को निरंतर युद्ध की अवस्था बताया। इस वजह से वो अशांति की अवस्था थी। अशांति की अवस्था क्यों होती है? अशांति जब संघर्ष की स्थिति हो, वहां पर जब संघर्ष की स्थिति कब होगी? जब मनुष्य का स्वभाव ही झगड़ालू है, वो अपनी समता स्थापित करना चाहता है, अपनी ताकत स्थापित करना चाहता है। तो प्राकृतिक अवस्था में निरंतर युद्ध की स्थिति होगी। उसके बाद में थॉमस होब्स ने प्राकृतिक अधिकार और कानून बताए। प्राकृतिक अधिकार और कानून में उन्होंने यह कहा प्राकृतिक अधिकार और कानून, ये देखिए प्राकृतिक अधिकार व कानून। निश्चित तौर पर भय का वातावरण है, झगड़ालू था, हर व्यक्ति एक दूसरे को मार काटने पर उतारू है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उनको रक्षा का या संरक्षण चाहिए। तो ऐसे थॉमस होब्स ने ऐसे नियमों का प्रतिपादन करने के लिए बोला कि उनकी रक्षा हो सके, क्योंकि ये भय का वातावरण, झगड़ालू स्थिति, उनसे वो मुक्त होना चाहते थे। जब मुक्त होना चाहते थे
तो रक्षा और संरक्षण के लिए उन्होंने एक कानून बनाया, एक नियम बनाया, व्यक्ति 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 मिलकर। उन्होंने कहा व्यक्ति व्यक्ति आपस में मिलकर एक समूह बनाएंगे और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलकर एक समूह बनाएंगे और ये अपने पूरे अधिकार एक व्यक्ति को इस समूह को सौंप देंगे और ये सौंपने के बाद में उनकी जो अधिकार है, उनकी रक्षा का अधिकार, यह मात्र आत्मरक्षा का अधिकार बाकी रखा था, बाकी सब पूरे अधिकार एक राजा को दे देता है। एक समिति बनाते हैं, व्यक्ति व्यक्ति मिलकर समूह बनाएंगे, समिति बनाए और ये समिति में राजा नहीं होता है, जिसको राजा बनाया जाता है, शामिल किया जाता है, जिसके लिए रक्षा के लिए ऐसे कानून बनाए। तो निश्चित तौर पर प्राकृतिक अधिकार और कानून बना, एक समझौता हुआ। उसके बाद में उन्होंने इससे बचने के लिए उन्होंने कहा प्रत्येक मनुष्य शांति की खोज कर रहा था, तो उन्होंने एक सामाजिक समझौता हुआ जो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में हुआ। दूसरा कारण था समझौते के कारण क्या थे, समझौते के कारण क्या थे। अगला पॉइंट है समझौते के कारण। देखिए मेरे बच्चों, ये तो था प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, एक समझौता, एक सामाजिक समझौता। दूसरा अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है समझौते के कारण। समझौते के कारण, समझौते का क्या कारण है। तो निश्चित तौर पर समझौते का कारण यही रहा कि जब मनुष्य, यहाँ पे देखिए, जब मनुष्य झगड़ा होता, स्वार्थी था, पाशविक है, सबको समान योग्यता है, प्राकृतिक अवस्था निरंतर युद्ध की स्थिति है। प्राकृतिक अधिकारों में एक अधिकार दिया गया, एक सामाजिक समझौता सिद्धांत, और सामाजिक समझौता सिद्धांत में भी एक व्यक्ति को राजा बना दिया गया और वो राजा भी निरंकुश होगा। तो उन्होंने ये सोचा कि रोज की ये घटनाएं घटित होती है, युद्ध की स्थिति, अशांति की स्थिति, संघर्ष की स्थिति, से बचने के लिए उन्होंने एक समझौता हुआ, एक समझौता हुआ वो था सामाजिक समझौता सिद्धांत। और उस सामाजिक समझौता सिद्धांत में उन्होंने ये कहा कि ये रोज की परेशानी, उससे छुटकारा हम पाना चाहते हैं, हिंसा से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो उन्होंने एक सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अशांति और प्राकृतिक अवस्था में शांति, हिंसा और असुरक्षा का वातावरण होता है, इनसे सबसे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने राज्य में एक समझौता का कारण बना। उसके बाद में सामाजिक समझौता द्वारा राज्य की उत्पत्ति, जो राज्य की सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति में उन्होंने कहा कि अराजकता से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य ने आपस में एक समझौता किया, जो सामाजिक समझौता की स्थिति, सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति। ये देखिए सामाजिक समझौता द्वारा राज्य की, उन्होंने समझौता किया है, सामाजिक समझौता सिद्धांत, और उसमें उन्होंने कहा कि एक राज्य होगा और उस राज्य में संपूर्ण सत्ता एक व्यक्ति को सौंप देंगे और वो राज्य के नाम से अपनी शासन व्यवस्था को क्रियान्वित करेंगे। तो कहने का अभिप्राय ये, थॉमस हॉब्स ने राज्य समझौता, एक सामाजिक समझौता दिया। उसके बाद में राज्य का समूह कैसा होना चाहिए, हॉब्स समझौते द्वारा दो कार्यों की पूर्ति करता है। वह एक व्यवस्थित और सभ्य समाज की स्थापना करता है, वह एक ऐसे राज्य की स्थापना करता है जिसमें मनुष्य अपने समस्त प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करे, राजतंत्र संपर्क का निर्माण करे, संपर्क के आदेश कानून है, प्रत्येक कार्य भी न्यायपूर्ण है। तो राज्य का समूह उन्होंने कहा, थॉमस हॉब्स ने
कि राज्य ऐसा होना चाहिए, संप्रभु होना चाहिए, लेकिन संपूर्ण अधिकार जो एक सामाजिक समझौता सिद्धांत सामाजिक समझौता किया गया, उसमें संपूर्ण अधिकार एक व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया। जब सौंपने के बाद में उसको संपूर्ण दिया गया, और उसमें यह था कि राजा का आदेश ही जनता का आदेश है। निश्चित तौर पर जो व्यक्ति राजा के आदेश की पालना नहीं करेगा उसको सजा का प्रावधान दिया गया। उसके बाद में सामाजिक समझौता सिद्धांत की विशेषता है, देखिए प्यारे बच्चे। तो प्यारे बच्चों, अपना चल रहा था थॉमस का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उनकी विशेषताओं में विशेषताएं देखिए। विशेषताओं में पहली विशेषता है समझौता सामाजिक या शासकीय नहीं है। तो थॉमस हॉब्स ने जो सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसमें यह बताया कि थॉमस हॉब्स ने जो समझौता किया व्यक्तियों के बीच किया था, ना कि शासकीय यानी कि राजा और व्यक्तियों के बीच। तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक समझौता सिद्धांत था उसका वो व्यक्तियों के माध्यम से था, राजा और जनता के मध्य नहीं था। तो निश्चित तौर पर राजा अपनी मनमानी कर सकता है। उसके बाद में यह समझौता, दूसरी जो विशेषता थी, यह समझौता मनुष्य के भय के माध्यम से इस समझौता का प्रतिपादन किया, क्योंकि निश्चित तौर पर 50-51 में उनका जो जन्म हुआ, उसका जो कार्यकाल था उसमें जो भय का वातावरण था, तो निश्चित तौर पर भय के वातावरण के माध्यम से वहां पर जो गृह युद्ध की स्थिति थी, और जब अंतिम समय में भी थॉमस हॉब्स फ्रांस चला गया था, और वहां पे जो चार्ल्स जो द्वितीय था वहां पर शिक्षक बना, वहां पे भी युद्ध की स्थिति थी। तो निश्चित तौर पर शुरू से लेकर एंड तक उनका जो वातावरण अशांति का था, इस वजह से भी उन्होंने इस सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि जिन उद्देश्यों के लिए समझौते में अनुबंध के अंग मान लिए गए और जब तक उनकी पूर्ति होगी तब तक अनुबंध जारी रहेगा। जो भी समझौते हुए वह अनुबंध पर आधारित किए थे। अनुबंध से अभिप्राय है कि एक निश्चित सीमा के कुछ निश्चित समय के लिए उन पर प्रतिबंधित कर दिया गया, और जब तक उन लक्ष्यों की पूर्ति नहीं होगी तब तक ये अनुबंध जारी रहेगा, ये समझौता जारी रहेगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट विशेषता है, उन्होंने ये कहा कि पर्चा द्वारा किसी भी कारण से किए जाने वाला कोई भी कार्य है, अगर प्रजा राजा की बात नहीं मानती है, तो निश्चित तौर पर उस जनता को राजा दंड देगा, और राजा के लिए वो व्यक्ति के लिए अन्यायपूर्ण होगा। तो निश्चित तौर पर जो थॉमस हॉब्स ने जो विशेषताएं दी वो ये निश्चित थी कि जो सामाजिक समझौता सिद्धांत था वो राजा के द्वारा ही किया गया, लेकिन राजा के द्वारा तो किया गया, लेकिन राजा जनता के द्वारा किया गया, लेकिन राजा को संपूर्ण शक्तियां उसके हाथ में दे दी गई, और वो अपनी मनमर्जी के माध्यम से शासन व्यवस्था को क्रियान्वित करेगा। राजा का आदेश ही कानून है, अगर जो व्यक्ति राजा की बात नहीं मानेगा उसको दंड या सजा का प्रावधान होगा। ये विशेषता ये रही है। आगे हम फटेंगे कि उसकी जो सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना वो निम्न प्रकार से वो देखें। तो क्या जो विशेषता हो गई थॉमस हॉब्स के जो सामाजिक समझौता सिद्धांत की। अब हम सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना के बारे में उसकी चर्चा करेंगे, वो देखिए। थॉमस हॉब्स ने जो आलोचना दी उसका पहला आधार था कि हॉब्स की मानव संबंधी धारणा एकांकी। उन्होंने इस सिद्धांत की आलोचना का एक कारण यही बताया कि निश्चित तौर पर थॉमस हॉब्स ने जो सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और सामाजिक समझौता सिद्धांत में मनुष्य का स्वभाव झगड़ालू, पाषिक, रक्त पिपासु, एकांकी ये बताया।
तो निश्चित तौर पर प्रारंभ से ही मनुष्य इतना झगड़ालू नहीं रहा। और कहते हैं कि प्रारंभ अवस्था में तो मनुष्य की जो अवस्था थी, आदिम अवस्था थी, वहां पर आदिम अवस्था में तो इधर उधर खाना बदोश तरीके से वो जीवन यापन करते थे, उनको उनमें बुद्धि का अभाव था। तो निश्चित तौर पर प्रारंभ अवस्था में तो कोई इतना झगड़ालू हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने थॉमस होब्स ने मानव को एकांकी बताया, उनकी जो विचारधारा थी झगड़ालू बताया, रक्त पिपासु बताया। तो निश्चित तौर पर कभी भी मनुष्य इतना झगड़ालू नहीं रहा। ये देवीय प्रवृत्ति के समकक्ष अपन मान सकते हैं, लेकिन ये मनुष्य ऐश्वर्य शक्तियां नहीं है, दानवों की शक्ति नहीं है, राक्षसों की प्रवृत्ति मनुष्य में नहीं पाई जाती है। दूसरी आलोचना का कारण ये मानते हैं कि हॉब्स का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत निदान ये तार्किक है, इसमें सारांश निकलता नहीं है, कोई औचित्य निकलता नहीं है कि वास्तविकता में मनुष्य इतना झगड़ालू भी था। इसमें सार्थकता कहीं पे भी नहीं निकलती है, कोई निष्कर्ष निकलता नहीं है, इसलिए भी ये आलोचना का कारण पता है, इसके तार्किक आधार नहीं है। तीसरी आलोचना बताइए, हॉब्स द्वारा प्राकृतिक अवस्था का किया गया वर्णन ये वास्तविक है। प्राकृतिक अवस्था में उन्होंने ये कहा कि सतत निरंतर युद्ध की स्थिति है, जबकि मनुष्य कभी भी ऐसी अवस्थाओं में नहीं रहा। यह पशु जगत में लागू हो सकती है, असुरों पर लागू हो सकती है, लेकिन मनुष्य जगत में नहीं होती है। मनुष्य प्राकृतिक अवस्था तो मनुष्य की सुख में थी, निश्चित तौर पर ये वास्तविक है, हकीकत नहीं है, ये मात्र काल्पनिक है। तो हम ये कह सकते हैं जो थॉमस होब्स ने की जो आलोचना की है, जो सिद्धांत को प्रतिपादन किया, ये पशु जगत में हो सकता है, असुरों पर लागू हो सकता है, यह मात्र ये सिद्धांत एक काल्पनिक है, इसलिए भी इसकी आलोचना कर सकते हैं। तीसरी अगली जो आलोचना है कि समझौते की शर्तें बुद्धि संगत है, जो समझौते किए गए बुद्धि संगत है। तो उन्होंने एक सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया थॉमस होब्स ने। उसमें यह बताया गया कि एक समझौता हुआ और वो भी व्यक्तियों के बीच, व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच, यानी कि व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए, शांति व्यवस्था के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को कलेक्ट करे, समूह बनाया या एक समिति बनाई और वो पूरे लोग उस समिति को अपने अधिकार सौंप देते हैं और वो अधिकार उनमें एक व्यक्ति को एक राजा बना देते हैं और वो राजा आत्मरक्षा के अलावा संपूर्ण कार्य, संपूर्ण शक्ति उस राजा को सौंपेंगे। तो निश्चित तौर पर वो राजा संपन्न होगा, लेकिन इस कमेटी में शामिल नहीं किया गया। लेकिन ये नितांत अशोभनीय है, वास्तविक है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। इसमें यथार्थ में इसका कोई आधार नहीं है, इसलिए इसकी आलोचना की गई है। अगली आलोचना है जिसको अपन बुद्धि संगत भी कहा गया, मनुष्य जगत पे लागू नहीं, क्योंकि कभी भी मनुष्य इतना बुद्धिजीवी नहीं रहा है, वो हमेशा बुद्धि रही है। अगली विशेषता आलोचना ये है राज्य संबंधी धारणा, रचनात्मकता का अभाव। राज्य में हम ये कहें कि राज्य रचनात्मकता का अभाव है, क्योंकि राज्य रचनात्मक सृजनशील है और निश्चित तौर पर व्यक्तियों के समूह से ही राज्य बनते हैं और राज्य के माध्यम से जो राज्य के जो चार तत्व होते हैं उनसे ही राज्य का निर्माण होता है और उनके लिए एक संपर्क शक्ति होती है। निश्चित तौर पर संपर्क शक्ति राज्य में भी हो सकती है और राज्य की जो जनता उनमें भी हो सकती है, या फिर उनके लिए नियमों की किताब बनाई जा सकती है जिसके माध्यम से वो आगे की रणनीति हो सकती है, इसलिए जिसकी आलोचना का कारण बना है। उन्होंने कहा हॉब्स की विधि संबंध धारणा संकीर्ण है। हॉब्स ने जो कानून बनाया एक व्यक्ति मिलकर, तो निश्चित तौर पर इसमें संकीर्णता का भाव है, निश्चित तौर पर इसमें नकारात्मक भाव है, इसलिए इसकी आलोचना का कारण बना है। क्योंकि संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति को सौंपेंगे, वो प्रभु संपन्न होगा और वो तानाशाही बन सकता है, अपनी मर्जी का शासक बन सकता है और निश्चित तौर पर जनता पर अनावश्यक परेशानी डाल सकता है। उसके बाद में उन्होंने अगली जो आलोचना का एक उदाहरण, राज्य व सरकार में कोई अंतर नहीं है। थॉमस होब्स ने
राज्य और सरकार में कोई निश्चित अंतर नहीं बताया, जबकि व्यक्तियों का एक जो समूह बना है, व्यक्ति से मिलकर एक समूह बनता है, उसको सरकार के नाम से संबोधित कर सकते हैं। लेकिन थॉमस हॉब्स ने राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं बताया है, इसलिए भी एक आलोचना का कारण है। उसके नेक्स्ट बात में उन्होंने जो आलोचना का कारण बताया है, निरंकुश प्रभुसत्ता का समर्थन, वो तानाशाही प्रभुसत्ता, सर्वोच्च प्रभुसत्ता का समर्थन करता है। संपूर्ण शक्ति राजा को सौंप देते हैं और राजा जनता के आदेशों का पालन नहीं करेगा, बल्कि राजा के आदेशों का पालन कौन करेगी? जनता। राजा का आदेश, राजा का मौखिक आदेश ही उनका कानून है। जो व्यक्ति राजा के अनुसार नहीं चलेगा उसको सजा या दंड का प्रावधान होगा। तो निश्चित तौर पर थॉमस हॉब्स की जो आलोचना का ये है, लेकिन इसके साथ साथ थॉमस हॉब्स का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, उसको जो राजनीति विज्ञान को कुछ अलग दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो थॉमस हॉब्स ने को हम सभी सामाजिक वैज्ञानिक भौतिकवाद का विचारक कह सकते हैं। तो वैज्ञानिक भौतिकवाद का विचारक कह सकते हैं। तो उसमें उन्होंने क्रमबद्धता निगमनात्मक पद्धति के आधार पर इस सिद्धांत को आगे प्रसारित किया और सामाजिक समझौता सिद्धांत जो समाज का एक करने की उन्होंने ठानी, वो आगे जाकर काफी दिलचस्प हुआ और आगे का आज का ये सिद्धांत यहाँ पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।